जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ एलएलबी के सेकेंड ईयर के। तो यहाँ पे मैंने पहला पेपर के मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिए विधि शास्त्र के। अब हम बात करते हैं आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता, जिसको आप बोलते हैं अपराध विधि। आपका पेपर नंबर 2 है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, परीक्षा में आ सकते हैं, ये कोई पेपर नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मेंस रिया क्या है, क्या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लागू है। तो ये क्वेश्चन से 20 नंबर आएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों घुमा सकते हैं, जैसे इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मेंस रिया अपराध का एक आवश्यक तत्व है, भारतीय दंड संहिता में इस उक्त के लागू होने का परीक्षण कीजिए, ऐसा ही पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, जो एक क्वेश्चन है तो इसको घुमा सकता है। आपको इसी के बारे में लिखना है, मेंस रिया के बारे में। ठीक है, कि भारतीय दंड संहिता पे लागू होती है कि नहीं होती है, वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आ रहा है कि जब कोई अपराध करते हैं कई व्यक्ति द्वारा उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए इसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह कार्य अकेले ने किया हो। इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ सकता है क्योंकि घुमा के आता है। आपको पता है फर्स्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, घुमा के आए थे, तो वहाँ पे माइंड घूम जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, जो भी याद आता है वो भी भूल जाते हैं। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही पूछ सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, या फिर ऐसा पूछ ले कि जो संयुक्त दायित्व का आधार है वो क्या है, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों में अंतर बताइए। तो उसी के अंदर भी दोस्तों ये बताना आपको, जो अभी ये आप क्वेश्चंस देख रहे हो और ये आपके क्वेश्चन से बाबेल में आपको मिल जाएंगे, तो उनमें आप देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लगा लेना मोस्ट क्वेश्चन और उनको आप पढ़ लेना। या फिर ऐसा पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के अंतर्गत जो सामान्य आशय है और सामान्य उद्देश्य, इनको परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर को बताइए। तो दोस्तों यही बताना आपको। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दंड के आधुनिक सिद्धांतों की परीक्षा कीजिए, मृत्युदंड का तात्कालिक निष्पादन कहाँ तक दंड न्यायालय का अंग है, इसकी विवेचना करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको बताना क्या है, जैसे इसमें आप जो दंड न्यायालय उसके बारे में आपको बताना है, मृत्युदंड के बारे में को आपको बताना है। ठीक है, और इसमें जो भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड का निर्धारण कैसे किया जाता है वो आपको बताना है, और जो मृत्युदंड है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा पूछ सकता है, इसको घुमा सकता है। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें ऐसा बता रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र एवं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा में क्या अंतर है, दोनों में आपको अंतर बताना है। आपराधिक षड्यंत्र की क्या क्या आवश्यक तत्व है, जो आपराधिक षड्यंत्र है इसी एक के पूछ रहा है, क्या क्या आवश्यक तत्व है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध में क्या कमी थी जिसके कारण विधायिका को भारतीय दंड संहिता 1807 में आपराधिक षड्यंत्र का नया अध्याय जोड़ना पड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाया गया है, तो आपको इसके अंदर जो आपराधिक षड्यंत्र का जो चैप्टर है उसको देखना होगा, क्योंकि मैंने वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया, आपको सीरीज में या शायद ही मिले, नहीं मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा आता है कि आपराधिक मानव वध क्या है, उसके बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के सभी अपवाद लिखिए तथा पहले अपवाद की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला बन रहा है कि आपराधिक मानव वध क्या है, उसके बाद में बन रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के सभी जो अपवाद है उनको आपको लिखना है, जैसे जो भी अपवाद उन सबको लिखना है। उसके बाद जो पहला अपवाद है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपराधिक मानव वध है, इसके अंदर जैसे ऐसा पूछ सकता है अगला एग्जाम में कि प्रत्येक हत्या सैदोष मानव वध है, परंतु प्रत्येक मानव सैदोष मानव वध हत्या नहीं है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये आपको सीरीज में मिल जाएगा, आराम से आपको देख लेना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। उपपत्ति क्या है? उपपत्ति क्या है? ये घोर उपपत्ति कब हो जाती है? सभी प्रकार की गंभीर उपपत्ति की विवेचना कीजिए। जितनी प्रकार की उपपत्ति के बारे में आपको बताना है, जो गंभीर प्रकार की उपपत्ति के बारे में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सीरीज में मिल जाएगा, लेकिन ये राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पेपर आया था उसमें से एक क्वेश्चन आया 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए विवेचना कीजिए कि कब शरीर व संपत्ति की प्रतिरक्षा प्राइवेट के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक का होता है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना क्या है? इसमें आपको ये बताना है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो क्या है, इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। शरीर की संपत्ति मतलब अपना शरीर है, उसके बारे में प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कर रहा है, और ये किन परिस्थितियों में संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में मृत्यु कायद करने तक का होता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कायद कर दे तो उसके बारे में क्या प्रावधान है वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपको अभी बाबेल में मिल जाएगा, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो है कि मानहानि को अपराध के रूप में परिभाषित कीजिए। मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्वों की व्याख्या करते हुए उसके अपराधों को समझाइए। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन है। पहला है कि मानहानि क्या है, उसके बाद में इसके जो आवश्यक तत्व है उनको बताना है, ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, वो टिप्पणी के रूप में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर के। तो जैसे पहला कि बलवा दंगा क्या है, दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद में सैदोष अवरोध व सैदोष परिरोध क्या है। उसके बाद में विवाह विरुद्ध अपराध, जो विवाह के विरुद्ध अपराध होते हैं वो आपको बताने हैं। IPC 498 के समथिंग ऐसा कुछ है। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया है कि आपराधिक न्याय अंग, इसके बारे में आपको बताना है। ये में टिप्पणी है, इसमें आपको समथिंग 2 पेज तो समथिंग करने ही होंगे, ठीक है। अगला है कि समान आशय और समान उद्देश्य दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताना है। सबसे पहले दोनों की अलग अलग परिभाषा देनी है, उसमें अंतर को बताना है, ठीक है। उसके बाद में व्यापरण और अपहरण में क्या अंतर है, ये छोटे क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है। 10 नंबर का आता है, तो आपको वैसे भी 3 करने हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा आज रात को या मॉर्निंग तक मैं डाल दूँगा। तब तक मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसको आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन आपके बाबेल में मिल जाएंगे, कुछ आपके बुक में मिल जाएगा, जैसे मैं आपको भी बताया था। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर आपको कब चाहिए कमेंट करना, तो मैं जल्द बना के डाल दूँ, क्योंकि मेरे पास में जितने भी PDF बनाए हुए हैं, लेकिन मैं सबको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं डाल रहा हूँ सीधा पेपर बना के आपके पास में। तो अगला पेपर कब डालना वो मेरे को बताना कमेंट करके। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना और सभी के पास में शेयर करना, जितने भी सारे LLB सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं जो पास होना चाहते हैं। बस हम जो पास हो रहे हैं उनके लिए पेपर ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, जिनको अच्छे नंबर लाने हैं वो तो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, आपको पता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अशोक जहांगीर LLB को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। अशोक जहांगीर LLB के नाम से हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट है, आप हमें मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।